नमस्कार साथियों, कियारा वेट क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास का जो हमारा डिस्कशन है वो भेड़ की क्लासिफिकेशन से रिलेटेड रहने वाला है। इससे पिछली क्लास में हमने भेड़ से संबंधित सामान्य जानकारी पर डिस्कस किया था, यानी कि भेड़ से संबंधित जितनी भी सामान्य जानकारी थी उस पर हमने चर्चा की थी। लेकिन आज की क्लास का जो हमारा डिस्कशन है वो भेड़ों की क्लासिफिकेशन से रिलेटेड रहने वाला है। आज हम देखने वाले हैं कि भेड़ों का जो वर्गीकरण है किस आधार पर किया गया है, किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया है, किस क्षेत्रों के आधार पर भेड़ों को बांटा गया है। तो देखिए भाई, सबसे पहले बात आती है कि वातावरण के आधार पर, यानी कि राइट वैज्ञानिक के अनुसार भेड़ों का जो वर्गीकरण है वातावरण के आधार पर 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो 4 भागों में 4 क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं कि 4 क्षेत्रों में इनका डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला जो क्षेत्र आता है कौन सा आता है? नंबर 1 उत्तरी हिमालय क्षेत्र। कौन सा आता है भाई? उत्तरी हिमालय क्षेत्र। देखिए, जैसे ही बात आती है उत्तरी हिमालय क्षेत्र में, यानी कि हिमालय का जो ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी क्षेत्र में कौन कौन सी भेड़ की मुख्यतः नस्लें आती हैं? वैसे तो भेड़ की बहुत सारी नस्लें हैं, यानी कि 44 रजिस्टर्ड मान्यता प्राप्त नस्लें, लेकिन यहाँ पर हम सभी नस्लों का नहीं कर पाएंगे। जो मुख्यतः इंपोर्टेंट जो नस्लें हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से पूछी जाती हैं, उनके बारे में ही हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए, उत्तरी हिमालय क्षेत्र में कौन से एरिया आते हैं उसकी हम बात करें, जैसे उत्तराखंड का जो पहाड़ी एरिया है वो आता है, हिमाचल का जो पहाड़ी क्षेत्र है वो इसमें शामिल किया गया है, या हम कहें जम्मू कश्मीर का जो एरिया है वो इसमें शामिल किया गया है। उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो यहां पर कौन कौन से एरिया जाते हैं उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड का पहाड़ी क्षेत्र और हिमालय का या हिमाचल का पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, ये एरिया या स्थान इसमें शामिल किए गए। आप देखते हैं कि उत्तरी हिमालय क्षेत्र के दौरान भेड़ की कौन कौन सी जो नस्लें हैं जो इस क्षेत्र के दौरान पाई जाती हैं उनकी हम बात करते हैं, जैसे गुरेज, गद्दी, बकरवाल, रामपुर बुसैर, इत्यादि। यानी कि ये भेड़ की कुछ मुख्य नस्लें हैं जो उत्तरी हिमालय क्षेत्र के दौरान पाई जाती हैं, देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये तो था पहला डिवीजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड, पश्चिमी शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र। सेकंड आता है पश्चिमी शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र। देखिए, सेकंड नंबर पे आता है पश्चिमी शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र के दौरान कौन से एरिया जाते हैं। जैसे हम बात करें, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये सारे के सारे एरिया जो है किसके दौरान आते हैं? पश्चिमी शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र के दौरान आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिसमें पाई जाने वाले ज्यादातर जो राजस्थान में जो पाई जाने वाले जो भेड़ की नस्लें हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। हरियाणा के अंदर जो नस्लें पाई जाती हैं उनको बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा गुजरात के अंदर या पंजाब का जो एरिया है इसमें शामिल किया गया, इत्यादि। यानी कि सारे के सारा जो एरिया है वो किसमें आते हैं? पश्चिमी शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र के दौरान आते हैं। अब इस क्षेत्र के दौरान भेड़ की कौन कौन सी नस्लें हैं जो मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पाई जाती हैं उस पर भी हम डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, चौकला इस क्षेत्र के दौरान पाई जाती है, मारवाड़ी, सोनाड़ी, अविकालीन, अविवस्त्र, मालपुरा, मगरा, नाली, जैसलमेरी, बीकानेरी, इत्यादि। यानी कि ये सभी नस्लें किस क्षेत्र के दौरान देखने को मिलती हैं? पश्चिमी शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र के दौरान ये सभी नस्लें पाई जाती हैं।
ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन पश्चिमी शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र के दौरान राजस्थान, हरियाणा और गुजरात क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो भेड़ की मुख्यतः नस्लें हैं वो इन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है थर्ड डिवीजन, हम देखते हैं दक्षिणी का पठारी क्षेत्र। तीसरा डिवीजन आता है हमारा दक्षिण का पठारी क्षेत्र। देखिए दक्षिण के पठारी क्षेत्र की हम बात करते हैं, यानी इसमें कौन सा एरिया आता है अभी, यानी कि नीलगिरी की जो पहाड़ी है और नीलगिरी की पहाड़ी से लेके विंध्याचल पर्वत तक का जो क्षेत्र है किस क्षेत्र में आता है, दक्षिण के पठार वाले क्षेत्र में आता है। तो हम कह सकते हैं नीलगिरी की पहाड़ी से विंध्याचल पर्वत तक का क्षेत्र किसमें आता है भाई, दक्षिण के पठारी क्षेत्र में आता है। अब इस क्षेत्र के दौरान भेड़ की कौन सी नस्लें जो मुख्यतः देखने को मिलती हैं, पाई जाती हैं, उसकी भी फॉर एग्जांपल हम बात करें कौन कौन सी आती हैं, डेक्कानी, नेल्लोरी, वेल्लारी, हसन, कोयम्बटूर, ट्रिची ब्लैक इत्यादि। यानी कि ये सभी जो नस्लें हैं दक्षिण के पठारी क्षेत्र के दौरान देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी नस्लें हैं, डेक्कानी हो गई, नेल्लोरी हो गई, वेल्लारी, हसन, कोयम्बटूर, ट्रिची ब्लैक इत्यादि जो नस्लें हैं दक्षिण के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, चलिए लास्ट आता है पूर्वी क्षेत्र, यानी कि पूर्वी क्षेत्र के दौरान बिहार वाला क्षेत्र आता है और बिहार क्षेत्र में छोटा नागपुरी और शाहवादी जैसी नस्लें पाई जाती है। तो अंतिम लिखेंगे हम यहां पर पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र। अब देखिए पूर्वी क्षेत्र के दौरान हम बात करते हैं तो कौन सा एरिया आता है यानी कि बिहार वाला जो एरिया है, बिहारी क्षेत्र। इसके दौरान कौन कौन सी नस्लें आती हैं उसकी हम बात करें, छोटा नागपुरी और शाहवादी, ये मुख्य नस्लें हैं जो पूर्वी क्षेत्र के दौरान देखने को मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था भेड़ों का क्लासिफिकेशन। राइट नामक वैज्ञानिक के अनुसार वातावरण के आधार पर उन्होंने 4 क्षेत्रों का डिवीजन किया और उस आधार पर भेड़ों की जो नस्लें हैं जो जिस क्षेत्र में पाई जाती हैं उस आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया। ठीक है, अब इसके अलावा हम देखते हैं कि भेड़ों की कुछ विदेशी नस्लों की हम डिस्कस करते हैं कि विदेशी नस्लें कौन कौन सी हैं और वो कहां पर वो पाई जाती हैं उसकी हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले भेड़ों की विदेशी नस्लों की हम बात करें, भेड़ की विदेशी नस्लें। तो देखते हैं कि भेड़ की विदेशी नस्लें कौन कौन सी हैं और उनका जो ओरिजिन पैलेस है वो कौन सा है। इनका विस्तार से नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी फिलहाल देखते हैं कि भेड़ की जो विदेशी नस्लें कौन कौन सी हैं। नंबर 1 मैरिनो, कौन से भी, मैरिनो। इसका जो ओरिजिन पैलेस है यानी कि उत्पत्ति स्थल कहां की है, विदेशों में, स्पेन की है। कहां की भी, स्पेन की है। ठीक है, नेक्स्ट आती है कराकुल। कौन सी आती है भेड़ की नस्ल, कराकुल। कराकुल कहां की है, मध्य एशिया क्षेत्र में पाई जाती है, मध्य एशिया में। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट आती है लिंकोलन। लिंकोलन कहां की है, इंग्लैंड की। कहां की भी, इंग्लैंड की। ठीक है, नेक्स्ट आती है डोरसेट, और डोरसेट भी कहां की है, इंग्लैंड की नस्ल है। नेक्स्ट सफोल्क, और सफोल्क भी कहां की है, इंग्लैंड की। और नेक्स्ट आती है रैम्बुलेट।
तो रेम्बुलेंट कहाँ की है? फ्रांस की नस्ल है। ठीक है, तो ये भेड़ की कुछ विदेशी नस्लें थी और उनके ओरिजिन पहले से हैं कि कहां से इनका उत्पत्ति स्थल है कि मेरिनो स्पेन की है, कराकुल मध्य एशिया से है, लिंकोलन इंग्लैंड की है, डोरसेट इंग्लैंड की है, सफोल्क इंग्लैंड की है और रेम्बुलेंट भी कहां से है? फ्रांस से है। ठीक है, अब इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं भेड़ की जो देसी नस्लें हैं कि देसी नस्ल वाले हम चोकला नस्ल। ठीक है, कि भेड़ की जो चोकला नस्ल है, चोकला नस्ल के बारे में डिस्कस करते हैं कि चोकला नस्ल का सबसे पहले देखते हैं इसका जो ओरिजिन पहले से, इसका ओरिजिन यानी इसका जो उत्पत्ति क्षेत्र है राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र से, यानी कि इसका उत्पत्ति स्थल कौन सा माना गया? भी राजस्थान का शेखावाटी क्षेत्र। और शेखावाटी क्षेत्र में राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं? सीकर, चूरू, झुंझुनू और नागौर क्षेत्र, ये सभी जो लोग इसमें शामिल किया गया। इसके अलावा यदि देखते हैं कि इसका जो वितरण है चोकला नस्ल का, कि वितरण क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, कि कहाँ कहाँ इसका वितरण पाया जाता है, तो जोधपुर, नागौर और बीकानेर, इन क्षेत्रों में इसका वितरण क्षेत्र देखने को मिलता है। इसके अलावा यदि इसके उपनाम में यदि हम बात करें, चोकला नस्ल को अदरवाइज किन किन नामों से जाना जाता है? इसे राजस्थान या भारत के मेरिनो कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसे शाफरा नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसे शेखावाटी प्रांत में पाए जाने के कारण इसे शेखावाटी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए राजस्थान या भारत की मेरिनो किस लिए कहा जाता है? इनकी सबसे अच्छी श्रेणी की ऊन उत्पादन होने के कारण इसे राजस्थान या भारत की मेरिनो कहा जाता है। यदि विश्व में यदि हम बात करें कि विश्व स्तर पर सबसे अच्छी श्रेणी की जो महीन ऊन होती है वो किस नस्ल से प्राप्त होती है? विदेशी नस्लों में मेरिनो नस्ल से प्राप्त होती है, जबकि राजस्थान या भारत की हम बात करें कि सबसे अच्छी श्रेणी जो बारीक जो महीन ऊन होती है वो चोकला नस्ल से प्राप्त होती है, इसलिए इसे राजस्थान या भारत की मेरिनो कहा जाता है। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं देखते हैं, चोकला नस्ल की मुख्य विशेषताएं। देखिए, नंबर 1, सबसे अच्छी ऊन प्राप्त होती है। नंबर 1, सबसे अच्छी ऊन प्राप्त होती है। ठीक है, सबसे अच्छी ऊन प्राप्त होने के कारण इसे राजस्थान या भारत की मेरिनो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सेकंड नंबर पर देखते हैं, विश्व में सबसे अच्छी कारपेट श्रेणी की ऊन किस नस्ल से प्राप्त होती है? भी चोकला नस्ल से प्राप्त होती है। जबकि राजस्थान में यदि हम बात करें कि राजस्थान में कारपेट श्रेणी की जो ऊन है मगरा या बीकानेरी नस्ल से प्राप्त होती है, लेकिन विश्व में सबसे अच्छी कारपेट श्रेणी की ऊन किस नस्ल से प्राप्त होती है? चोकला नस्ल से प्राप्त होती है। ठीक है, इसके अलावा और विशेषता देखते हैं कि इसमें रोमन नोज पाई जाती है, रोमन नोज पाई जाती है, तोतापुरी जो नाक है वो इसमें पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं कि नर और मादा, नर व मादा क्या होते हैं? इसमें सींग रहित होते हैं, सींग रहित होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसकी कुछ और मुख्य विशेषताएं आती हैं कि मेमनों में मृत्यु दर अधिक देखने को मिलती है, मेमनों में मृत्यु दर अधिक देखने को मिलती है, यानी कि कम दूध मिलने के कारण इसके जो मेमने होते हैं, लैम्ब होते हैं, उनमें मृत्यु दर की जो संख्या है वो अधिक देखने को मिलती है। चलिए और विशेषताएं इसकी और बात करते हैं, और भी बहुत सारी विशेषताएं। इसका रंग कैसा होता है? सफेद होता है। इसकी जो ऊन होती है वर्ष में कितनी बार काटी जाती है? वर्ष में इसकी 2 बार ऊन काटी जाती है। वैसे तो सभी जितने भी भेड़े हैं इनकी वर्ष में 2 बार ही ऊन उतारी जाती है। इसका जो दुग्ध उत्पादन है, दुग्ध उत्पादन, नेक्स्ट हम देखते हैं, सॉरी, ऊन उत्पादन। इसका जो ऊन उत्पादन है, ऊन उत्पादन
कि प्रतिवर्ष जो ऊन उत्पादन होता है वो कितना होता है, इसका 1.5 किलोग्राम से 2.5 किलोग्राम प्रति वर्ष इससे क्या होता है, ऊन उत्पादन होता है। ठीक है। इसके अलावा यदि बात करें इसका जो प्रजनन केंद्र है, इसका प्रजनन केंद्र यानी कि चोकला नस्ल का जो प्रजनन केंद्र है वो कहां पर है, कोडमदेशर बीकानेर में। कहाँ है भी, कोडमदेशर बीकानेर में क्या है इसका प्रजनन केंद्र। तो ये इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं थी चोकला नस्ल की, और चोकला नस्ल का हमने ओरिजिन देखा, वितरण क्षेत्र देखा और इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, दूसरी नस्ल आती है मगरा। देसी नस्लों में सेकंड हम बात करते हैं मगरा नस्ल। देखिए, तो मगरा नस्ल की भी सबसे पहले हम बात करेंगे इसका ओरिजिन पैलेस। इसका जो ओरिजिन पैलेस क्या है, इसका जो उत्पत्ति स्थल ये कहाँ से प्राप्त होती है या कहाँ पाई जाती है, इसकी हम बात करें तो इसका जो ओरिजिन पैलेस होगा वो कहाँ से है अभी, बीकानेर से। ठीक है। इसका जो ओरिजिन पैलेस है वो कहाँ से है, बीकानेर से है। यदि हम बात करें कि पहले की, यदि हम बात करें कि पहले से मगरा नस्ल को बीकानेरी नस्ल के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें इसके उपनाम में इसे बीकानेरी चोकला, या इसके अलावा इसे बीकानेरी चोकला, या फिर इसके अलावा इसे चक्री नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। पहले से बीकानेरी नस्ल के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे मगरा नस्ल के नाम से जाना जाता है। इसका ओरिजिन पैलेस कहाँ से है, बीकानेर से है। इसकी जो विशेषताओं की यदि हम बात करें कि मगरा नस्ल की जो विशेषता है, विशेषता की यदि हम बात करें तो इसकी मुख्य विशेषता है राजस्थान में सबसे अच्छी कारपेट श्रेणी की जो ऊन है, राजस्थान में सबसे अच्छी कारपेट श्रेणी की ऊन किस नस्ल से प्राप्त होती है, मगरा नस्ल से प्राप्त होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट इसका प्रजनन केंद्र देखते हैं कि इसका जो प्रजनन केंद्र है, प्रजनन केंद्र कहां पर है, इसका बीकानेर में। कहां पर है, बीकानेर। ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ मुख्य विशेषताएं थी मगरा नस्ल के लिए कि मगरा नस्ल का जो ओरिजिन पैलेस है वो कहां से है, बीकानेर से है। उपनाम में से बीकानेरी चोकला या चक्री नस्ल के नाम से भी जाना जाता था, पहले इसे बीकानेरी नस्ल के नाम से ही जाना जाता था। ठीक है। इसकी विशेषताओं यदि हम बात करें कि राजस्थान में सबसे अच्छी कारपेट श्रेणी की जो ऊन है वो किस नस्ल से प्राप्त होती है, मगरा नस्ल से प्राप्त होती है। ठीक है। इसका जो प्रजनन केंद्र है वो कहां पर है, बीकानेर में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देसी नस्लों में आती है नाली नस्ल। भेड़ की देसी नस्लों में आती है नेक्स्ट नाली नस्ल, भेड़ की नाली नस्ल। ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले नाली नस्ल का हम ओरिजिन पैलेस देखेंगे कि कहां से इसका उत्पत्ति स्थल है। ओरिजिन जो पैलेस है इसका कहां पे भी, हनुमानगढ़, गंगानगर। ठीक है। हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर क्या है, इसका भी ओरिजिन पैलेस है। ठीक है। अब देखते हैं इसकी कुछ मुख्य विशेषता है। इसकी विशेषताओं में एक विशेषता मुख्य आती है इसकी कि इससे प्राप्त होने वाली जो ऊन है उसका रंग कैसा होता है, पीले रंग की इससे ऊन प्राप्त होती है, या हम कहते हैं पीले रंग की या कैनेरी कलर की ऊन इससे प्राप्त होती है। इस नस्ल से पीले रंग की ऊन, या हम कहें कैनेरी कलर की ऊन प्राप्त होती है। ठीक है। देखिए, ये इसकी मुख्य विशेषता है कि इस नस्ल से पीले रंग की ऊन या जो कैनेरी कलर की जो ऊन होती है वो इससे प्राप्त होती है। अब बात करते हैं इसका जो अनुसंधान जो केंद्र, नाली नस्ल का जो अनुसंधान केंद्र है वो कहां पर है, हनुमानगढ़ में। तो हम बात करें इसका जो अनुसंधान केंद्र है, अनुसंधान केंद्र वो कहां है अभी, हनुमानगढ़ में। ठीक
ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ विशेषताएं और कुछ हमने क्या ओरिजिनल पैलेस पर डिस्कस किया है कि नाली नस्ल का जो ओरिजिनल पैलेस है हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर क्षेत्र में पाई जाती है। विशेषताओं में इस नस्ल से पीले रंग की ऊन या किनरी कलर की जो ऊन होती है वो प्राप्त होती है, और इस नस्ल का जो अनुसंधान जो केंद्र है वो कहां पर है, हनुमानगढ़ क्षेत्र में। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आती है मारवाड़ी नस्ल। नेक्स्ट आती है मारवाड़ी नस्ल। देखिए भेड़ की नेक्स्ट नस्ल हम देखने वाले हैं मारवाड़ी नस्ल, यानी कि मारवाड़ी जो नस्ल का सबसे पहले हम देखेंगे ओरिजिनल पैलेस। देखिए ओरिजिनल पैलेस इसके नाम से हमें पता लगा कि मारवाड़ क्षेत्र से इसका जो ओरिजिनल पैलेस होगा, कहां से भी, मारवाड़ क्षेत्र से, मारवाड़ क्षेत्र से, यानी कि इसकी जो उत्पत्ति है कहां से भी, मारवाड़ क्षेत्र से। यानी कि राजस्थान का जो मारवाड़ क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं उस पर भी हम बात करते हैं कि मारवाड़ क्षेत्र में जैसे सिरोही, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और पाली, यानी कि इन क्षेत्रों में ये नस्ल पाई जाती है। इसके अलावा बात करते हैं इसकी विशेषताओं की कि मारवाड़ी नस्ल की जो विशेषता है वो खास विशेषता इसकी क्या है भी। इसकी विशेषता की जहां तक बात आती है, यानी कि इस नस्ल में सबसे अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, यानी कि हम कह सकते हैं सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्ल, यानी कि हम कह सकते हैं कि भेड़ की मारवाड़ी नस्ल में अन्य नस्लों की तुलना में मतलब कि जो बीमार होती है या स्वस्थ अधिक रहती है। हम ये कह सकते हैं कि अन्य नस्लों की तुलना में बीमार कम पड़ती है। क्या अन्य नस्लों की तुलना में सबसे अधिक जो स्वस्थ नस्ल रहने वाली है वो कौन सी है, मारवाड़ी नस्ल है, क्योंकि इसमें सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है वो सबसे अधिक किसमें पाई जाती है, मारवाड़ी नस्ल में पाई जाती है। ठीक है। इसके अलावा यदि हम देखते हैं इसमें कि भेड़ की एक त्रिप्रयोजनी नस्ल है, त्रिप्रयोजनी नस्ल। देखिए त्रिप्रयोजनी क्यों कहा है, क्योंकि इसे दूध, मांस और ऊन के लिए भी पाला जाता है, यानी कि दूध, मांस और ऊन के लिए, यानी कि त्रिप्रयोजनी नस्ल इसलिए कहा गया है क्योंकि यह नस्ल दूध, मांस और ऊन के लिए पाली जाती है, इसलिए इसे त्रिप्रयोजनी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं इसका जो अनुसंधान केंद्र है, मारवाड़ी नस्ल का जो अनुसंधान केंद्र है, अनुसंधान केंद्र वो कहां पर है भाई, मारवाड़ी नस्ल का जो अनुसंधान केंद्र है वो कहां पर है, जोधपुर में है। ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड कुछ बेसिक डिस्कशन हमने किया है कि मारवाड़ी जो नस्ल है इसका जो ओरिजिन पैलेस है वो कहां से, मारवाड़ क्षेत्र से। मारवाड़ क्षेत्र में राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं, सिरोही, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और पाली, ये सारे जिले किस में आते हैं, मारवाड़ क्षेत्र से आते हैं। इसके अलावा इसकी विशेषताएं हमने देखी कि सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्ल है, यानी कि सबसे अधिक रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है मारवाड़ी नस्ल में पाई जाती है, यानी कि अन्य नस्लों की तुलना में सबसे अधिक स्वस्थ रहने वाली जो भेड़ की नस्ल है वो कौन सी है, मारवाड़ी नस्ल है। एक प्रकार से त्रिप्रयोजनी नस्ल है, इसको दूध, मांस और ऊन इन तीनों कार्यों के लिए क्या किया जाता है, पाला जाता है, और इसका जो अनुसंधान केंद्र है वो कहां पर है, जोधपुर में है। ठीक है। चलिए इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं जैसलमेरी नस्ल। नेक्स्ट आती है देसी नस्लों में भेड़ की जैसलमेरी नस्ल। देखिए जहां तक बात आती है जैसलमेरी नस्ल की, तो इसका जो ओरिजिनल पैलेस हमें नाम से ही पता लग रहा है कि इसका जो ओरिजिनल पैलेस कहां से है, उसका उत्पत्ति स्थल होने वाला है, यानी कि ये जो नस्ल है कहां पाई जाने वाली है, जैसलमेर में। कहां भाई, जैसलमेर में इसका ओरिजिनल पैलेस होता है। ठीक है। यानी इसका जो उत्पत्ति स्थल है कहां से, जैसलमेर से है। अब बात करते हैं कि पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है, इसकी विशेषताओं की यदि हम बात करें जैसलमेरी की, तो विशेषताओं में हम कहेंगे कि सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट विशेषता आती है कि पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है, पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है, पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल।
ठीक है, यानी कि विपरीत परिस्थितियों में भी 3 से 4 दिन बिना पानी पिए ये नस्ल आसानी से वहां पर रह सकती है। इसलिए हमने कहा कि पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है कि विपरीत परिस्थितियां भी यदि इसके सामने होती हैं, यदि इसको कुछ समय के लिए अगर पानी नहीं मिलता है, 3 से 4 दिन तक यदि इसको पानी नहीं मिलता है, फिर भी ये अपना जीवन को व्यापन कर लेती है। ठीक है, इसलिए हमने कहा है कि विपरीत परिस्थितियों में भी 3 से 4 दिन बिना पानी पिए ये नस्ल रह सकती है। तो कह सकते हैं विपरीत परिस्थितियों में 3 से 4 दिन बिना पानी पिए रह सकती है। ठीक है, ये भी इसकी क्या है, एक मुख्य विशेषता है। और इसके अलावा बात करते हैं और इसकी क्या विशेषता होगी, यानी कि भेड़ की सबसे लंबी नस्ल है। भेड़ की सबसे लंबी नस्ल, या हम कहें भेड़ की सबसे जो भारी भेड़ की जो नस्ल है वो कौन सी है, जैसलमेरी नस्ल है। ठीक है, और सर्वाधिक ऊन देने वाली भी जो नस्ल है वो कौन सी है, जैसलमेरी। सर्वाधिक ऊन उत्पादन या ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है, जैसलमेरी। ठीक है, तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसलमेरी नस्ल का जो ओरिजिन पैलेस है वो कहाँ से, अभी नाम से हमें पता लग रहा है कि जैसलमेरी नस्ल कहाँ मिलेगी, जैसलमेर में इसका ओरिजिन पैलेस है। विशेषताओं में पूर्णतः रेगिस्तान, यानी कि 3 से 4 दिन विपरीत परिस्थिति आ जाए जहां पर इसको पानी नहीं मिले तब भी ये जीवन अपने को व्यापन कर सकती है। भेड़ की सबसे लंबी नस्ल है या भारी भेड़ है। इसके अलावा सर्वाधिक ऊन उत्पादन देने वाली क्या है, भेड़ की नस्ल है। ठीक है, चलिए इसके अलावा यदि हम और बात करें, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके अलावा और भी कोई विशेषता हो सकती है कि इसमें, तो इसमें जो रोमन नोज पाई जाती है, एक विशेषता और है कि इसमें रोमन नोज पाई जाती है। रोमन नोज यानी कि तोतापुरी जो नाक है वो इसमें क्या करती है, पाई जाती है। रोमन नोज इसमें पाई जाती है। तो ये इसकी क्या हो गई, कुछ मुख्य विशेषताएं होगी। ठीक है, और इसका यदि वितरण भी यदि हम देखते हैं तो इसका जो वितरण क्षेत्र वो कहां पर देखने को मिलता है, यानी कि जोधपुर और नागौर में ये इसका जो वितरण क्षेत्र पाया जाता है, यानी कि ज्यादातर वहां पर ये क्षेत्र में देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं मालपुरा। देसी नस्लों में नेक्स्ट आती है भेड़ की नस्ल मालपुरा नस्ल। मालपुरा, देखिए मालपुरा जो भेड़ की नस्ल है ये कहाँ पाई जाती है, इसका ओरिजिन पैलेस कहाँ से है भाई, इसका जो ओरिजिन पैलेस है वो कहाँ है, मालपुरा टोंक। ठीक है, इसके अलावा ये सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर और जयपुर यहां पर भी देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा इसकी विशेषताएं देखते हैं। मालपुरा जो नस्ल है इसकी विशेषताएं क्या क्या है भाई, यानी कि सबसे मोटी श्रेणी की जो ऊन है वो इस नस्ल से प्राप्त होती है। सबसे मोटी श्रेणी की ऊन मालपुरा नस्ल से मिलती है। ठीक है, यानी मोटी श्रेणी की ऊन प्राप्त होने के कारण इसकी जो ऊन का जो कार्य है वो किस में लिया जाता है, इसका नमदे व गलीचे बनाने में काम में ली जाती है। ठीक है, यानी कि मालपुरा नस्ल से जो मोटी श्रेणी की जो ऊन प्राप्त होती है, इस ऊन का जो कार्य है किस कार्य में ली जाती है, नमदे और गलीचे बनाने में कार्य में ली जाती है। यानी कि यदि नमदे और गलीचे बनाए जाते हैं तो मालपुरा नस्ल की जो ऊन होती है इसको काम में लिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट देसी नस्लों में आती है मांड्या नस्ल, आती है मांड्या। ठीक है, मांड्या नस्ल का जो ओरिजिन पैलेस है वो कहाँ से भी, कर्नाटक की नस्ल है। कहाँ की भी, कर्नाटक की नस्ल है। ठीक है, इसकी विशेषता की बात करते हैं।
इसकी क्या मुख्य विशेषता है उस पर डिस्कस करते हैं। यानी कि भेड़ की सबसे छोटी देसी नस्ल है, भेड़ की सबसे छोटी देसी नस्ल, ठीक है। इसलिए इसे बैनूर भी कहा जाता है, इसे बैनूर भी कहा जाता है, ठीक। यही एक दो इंपॉर्टेंट बातें थी इसके बारे में जिसको हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट आती है डेक्कानी नस्ल, नेक्स्ट आती है डेक्कानी, भेड़ की नेक्स्ट नस्ल आती है डेक्कानी नस्ल। देखिए डेक्कानी नस्ल की यदि हम बात करें, इसे वेल्लारी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है, इस नाम से वेल्लारी नस्ल के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें, नेक्स्ट आती है गड्डी, ठीक है। नेक्स्ट भेड़ की नस्ल आती है कौन सी, गड्डी। यानी कि जो गड्डी नस्ल है ये कहां से भी, कुल्लू या हम बात करें मनाली की नस्ल है, कुल्लू या मनाली की नस्ल है, ठीक है। ये कहां पड़ता है भाई, हिमाचल प्रदेश में, यानी कि हम कह सकते हैं कुल्लू मनाली या हिमाचल प्रदेश की नस्ल है। यानी कि इस नस्ल की ऊन से कुल्लू सोल तैयार किए जाते हैं, कुल्लू साल तैयार किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि इस नस्ल की जो ऊन प्राप्त होती है, इस नस्ल की ऊन से कुल्लू सोल तैयार किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आती है भक्करवाल, नेक्स्ट आती है भक्करवाल। नेक्स्ट भेड़ की नस्ल आती है भक्करवाल नस्ल। देखिए भक्करवाल नस्ल कहाँ की, यदि इसकी हम बात करें, यह है जम्मू कश्मीर की नस्ल है। कहाँ की भी, जम्मू कश्मीर की नस्ल, ठीक है। यानी कि इस नस्ल की ऊन से लोई तैयार की जाती है, लोई तैयार की जाती है। वैसे देखा जाए तो एक तरह से क्या है, ये दुधारू नस्ल है, दुधारू नस्ल, या हम इसे कह सकते हैं त्रिप्रयोजनी नस्ल है, त्रिप्रयोजनी नस्ल भेड़ की, जो दूध, ऊन और मांस के लिए पाली जाती है, ठीक है। कौन सी नस्ल, भक्करवाल नस्ल, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं भाई, एक नस्ल और आती है जो सर्वाधिक या सबसे अधिक बच्चे देने वाली भेड़ की नस्ल, कौन सी आती है, गैरोल, गैरोल सर्वाधिक बच्चे देने वाली भेड़ की नस्ल, कौन से भी, गैरोल है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं गंजम, इसके शरीर पर ऊन नहीं होती, इसलिए इस नस्ल का नाम भी क्या है भाई, गंजम नस्ल है, ठीक है। तो और इसके अलावा बात करें सोनाड़ी, भेड़ की सोनाड़ी नस्ल, इसे उपनाम में चनोथर भी कहा जाता है, चनोथर, ये क्या है इसका उपनाम। यानी कि सोनाड़ी नस्ल को चनोथर के नाम से भी जाना जाता है। यदि बात करें इसके ओरिजिन पैलेस की, ओरिजिनल पैलेस कहाँ से भी, उदयपुर से, या हम कह सकते हैं दक्षिणी राजस्थान की नस्ल है, ठीक है। कहाँ की है, दक्षिणी राजस्थान की नस्ल है। तो ये था देसी नस्लों को लेकर हमारा आज का डिस्कशन। आज हमने पढ़ी है भेड़ से रिलेटेड कुछ देसी नस्लें, जो इंपॉर्टेंट नस्लें हैं उस पर हमने आज डिस्कस किया है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विदेशी नस्लों के साथ। थैंक यू सो मच।